हेलो क्लास। वर्ण विचार के अंतर्गत कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने दो प्रकारों में बांटी गई है और इसके दो प्रकार कौन कौन से थे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोग व अनुस्वार विसर्ग, ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में कल हमने बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के दो भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, ई, उ, री। देखिए, इनको बोलते समय, उच्चारण का मतलब कि बोलते समय कम से कम समय लग रहा है और इसमें किसी अन्य स्वर को मिलाया नहीं गया है। दीर्घ स्वर में क्या है कि दीर्घ स्वर में हम दो स्वरों को मिलाकर एक बड़ा स्वर दीर्घ स्वर बनाते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ कहा जाता है। तो पहले आइए देखिए ह्रस्व स्वर के बारे में बात करें। ये मूल स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनमें किसी भी स्वर को मिलाया नहीं गया है और ये संख्या में चार होते हैं। और इनका उच्चारण कैसे हम करते हैं, अ, ई, उ, री। देखिए, अ, ई, उ, री। तो इसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और ये दो ह्रस्व स्वर यानी दो छोटे स्वरों को मिलाकर एक बड़ा स्वर बनता है। ह्रस्व स्वर का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो जब दो छोटे स्वरों को मिलाकर हम एक बड़ा स्वर बनाते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे आ लिखा है तो जब हम अ प्लस अ करते हैं, अ प्लस अ किया तो बना आ, ई प्लस ई की तो बना ई, उ प्लस उ किया तो ऊ, अ प्लस ई या बड़ी ई लगाई तो बना ए, अ प्लस ए मिला के क्या बनता है, ए, अ प्लस ए बना मिला के क्या बनता है, ए, अ प्लस उ या बड़ा उ मिला के क्या बनेगा, ओ, और अ प्लस ओ मिला के क्या बनेगा, अ। तो उसको ध्यान से सुन लीजिए कि दीर्घ स्वर बने कैसे हैं, अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस ऊ, अ प्लस ई या ए, अ प्लस ए, अ प्लस उ या ऊ, ओ, और अ प्लस ओ प्लस तो क्या बना, अ। तो इस प्रकार से हमारे दीर्घ स्वर बने हुए हैं और इनको हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर जिसे हम मूल स्वर कहते हैं, इस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय ह्रस्व स्वर से बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और दीर्घ स्वर की कितनी होती है, 7 होती है। अब हम आते हैं प्लुत। प्लुत किसे कहते हैं, प्लुत स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। प्रायः संबोधन या दूर से पुकारने के लिए प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम को पुकारते समय राम का प्रयोग करते हैं तो ये प्लुत स्वर होता है। या ओम का उच्चारण भी हम इसी प्रकार से करते हैं, ओम। तो ये खींच के हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज के समय में हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, केवल हम लोग मेडिटेशन के समय ही इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे स्वर के दो भेद हो गए। अब हम जानते हैं कि मात्राएं किसे कहते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का जब योग किया जाता है तो स्वरों के लिए विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। यानी जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो जोड़ते वक्त, क्योंकि हम हमेशा अ को नहीं जोड़ सकते क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन बाद के स्वरों की मात्राएं बनती हैं, जो विशेष चिन्ह बनते हैं लिखने के लिए, वो मात्राएं कहलाती हैं। तो इन्हीं मात्रा चिन्हों के प्रयोग से हम अपनी भाषा को और सरल रूप में लिख पाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अ का कोई चिन्ह नहीं है,
लेकिन जब आप बोलेंगे तो ये व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए क म ल, तो कैसे बना है, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, तो अंत में क्या रहा, अ। तो इसकी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये हर व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। क, ख, ग, घ, देखा लास्ट में क्या आ रहा है, अ। अब इसके बाद आता है आ, इसकी एक खड़ी पाई होती है, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह और विसर्ग। ये देखिए आपका दिया ना अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये कल समझाया गया था कि अनुसार, अनुनासिक और विसर्ग किसे कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। इनके भेद कितने होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब जब हम व्यंजन बोलते हैं तो इनको बोलते समय भी इसके जो 3 आपको भाग बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो व्यंजन बोलते समय आपकी जो टंग होती है, आपकी जो जीभ होती है, वो आपके मुख के विभिन्न हिस्सों को टच करती है, उन्हें छूती है। तो इनके किस हिस्से को छूने से कैसी आवाज़ आती है, उसके हिसाब से इनको 3 वर्गों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांटा गया। तो पहला हम देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। क से म तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन में जब आप स्पर्श व्यंजन बोलते हैं तो इसमें बोलते समय आपकी जो जीभ होती है वो विभिन्न भागों को टच करती है, उन्हें छूती है। जैसे कि आपने क बोला तो स्पर्श व्यंजन बोलते समय जब आपने क बोला तो जब हम सांस लेते हैं तो ये किस हिस्से को टच करते हुए निकलती है? जो हमारी ब्रीथिंग होती है उसको हम जब सांस लेते हैं, इस अक्षर को बोलते हैं, तो बोलते समय ये किस हिस्से से टच करती हुई निकलती है, तो इसके आधार पर इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जब स्पर्श व्यंजन की बात की जाती है तो ये मुख के आंतरिक अंगों यानी अंदर के अंगों को, इस जो हवा होती है हमारे मुख के अंदर की, उसको टच करते निकलती है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कंठ का मतलब गले से होते हुए जो आवाज आती है, क कैसे आ रही है? गले से आ रही है ना। ख तो गले से आ रही है। ग, घ कहाँ से आई? कंठ से आई। दूसरा आपका आता है तालु, च। तालु मतलब जो आपके ऊपर का हिस्सा आपका जो बन रहा है, ऊपर का जो आपका टच करता है मुंह का हिस्सा, उसे हम तालु कहते हैं। तो जब आप इसको बोलते हैं तो कैसे निकलती है आवाज? च, छ, ज, झ। आपने बोला और ये कहाँ टच कर रही है? आपके मुंह के ऊपर के हिस्से को, जिसे हम तालु कहते हैं। मूर्धा जब ये नीचे के हिस्से को टच करती है तो वो मूर्धा कहलाती है। जैसे बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ। कहाँ? नीचे के हिस्से को टच कर रही है। उसके बाद है आपका त वर्ग। तो त किसको टच किया इसने? दांतों को, इसलिए ये दंत का हिस्सा कहलाती है। त, थ, द, ध, न। देखा कहाँ टच किया इसने? दांतों को। इसके बाद आपका आता है प। तो ये कहाँ से आती है? ये आपका ओष्ठ यानी होठों को छूते हुए ये हवा निकलती है, आपके होठों में गर्मी पैदा करती है। तो बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। कहाँ से आया ये? होठों को टच किया। तो ये जो आपके 25 आपके स्पर्श व्यंजन है, तो ये आपके मुख के अंदर के विभिन्न हिस्सों को टच कर रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि जब व्यंजनों को बोलते समय जो हमारी सांस होती है, वायु वो मुख के आंतरिक अंगों को, हमारे मुंह के अंदर के विभिन्न अंगों को जब टच करते हुए निकलती है, छूते हुए निकलती है, या हमारी जो टंग होती है वो विभिन्न अंगों को टच करती है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब हम आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन
जब हम कोई बात करते हैं तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन जो होता है उसका उच्चारण करते हुए अंदर से, पेट के अंदर से आवाज़ आती है और ये रुकावट इसमें कम होती है। बोलते समय इसमें हमारा जो टंग होता है वो मुख के अंगों को कम टच करता है। जैसे कि य, तो कहाँ से आपको आवाज़ लग रही आती है? अंदर से। य, र, ल, व, यानी इसको बोलते समय कोई रुकावट नहीं आ रही है सांस में, हम आसानी से बोल ले रहे हैं और हमारी जो टंग है, जो हमारी जीभ है, वो भी शरीर जो आपका मुख का जो अंग है, अंदर का अंग है, उसको भी वो ज़्यादा टच नहीं कर रही, इसलिए इसे अंतस्थ कहा गया। अंतस्थ का मतलब अंदर से आने वाली आवाज़। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 4। य, र, ल, व। अब आते हैं हम ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी आपकी कितनी है? 4 है और इनको बोलते समय हमारे मुख में गर्मी पैदा होती है। जैसे श, 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 ह। तो इसमें क्या होता है? बोलते समय जो हमारे मुख से आने वाली ध्वनि है, जो मुख से आने वाली आवाज़ है, सांस है, वो क्या कर रही है? हमारे मुख में गर्मी पैदा कर रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन। अब है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है। अब इसमें आप पूछेंगे कि पंचम वर्ण किसे कहते हैं? तो जब हम पढ़ते हैं व्यंजन तो उसमें अभी तक हमने 4 व्यंजनों के बारे में ही बात की थी, क, ख, ग, घ। पंचम व्यंजन क्या था आपका? अंगा। तो जब हम काउंटिंग करते हैं, इनके अलग अलग वर्ग बने हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो लास्ट में जो आपका व्यंजन आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? पंचम व्यंजन कहते हैं। और इस व्यंजन का प्रयोग हम मात्रा के रूप में भी करते हैं, शब्दों के बीच में इसका प्रयोग हम लोग मात्रा के रूप में भी करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। तो क वर्ग का पंचम वर्ग कौन सा बनेगा? पंचम व्यंजन अंगा। च वर्ग का इया, ट वर्ग का अड़ा, त वर्ग का न और प वर्ग का म। देखिए, बोल के देखिए, काउंट करिए अपने फिंगर पे। क, ख, ग, घ, अंगा। पांचवा पे कौन सा आया? पंचम वर्ग, पंचम व्यंजन कौन सा बना आपका? अंगा। च, छ, ज, झ, इया। पांचवा व्यंजन कौन सा बना? इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़। पांचवा कौन सा बना? अड़। त, थ, द, ध, न। पांचवा कौन सा बना? म। और प, फ, ब, भ, म। पांचवा कौन सा बना? म। तो इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? पंचम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। यानी स्वर यंत्रियों में जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हमारे जो अंदर वाइब्रेशन होता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं। और इसके आधार पर कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद, अघोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। इसमें केवल सांस का प्रयोग होता है और ये 13 होते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे जो गले में कंपन होती है वो कंपन यानी वाइब्रेशन जो होता है वो कम से कम होता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श। तो क्या हो रहा है? ये हमारा अघोष हो रहा है क्योंकि हमारे गले में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन देखिए कम हो रहा है। इसको आप टच करके देखेंगे या बोलते समय देखेंगे तो इसमें वाइब्रेशन कम हो रहा है। अब सघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा करती है उसे सघोष कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ। तो देखिए, बोलते समय क्या हो रहा है? आपके गले में कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सघोष। तो क्लास आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।